Hello, future officers. Welcome to D's Coded once again. I hope all of you are doing very very well. आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है और जो भी रिक्वायर्ड काम है प्रिपरेशन के लिए, जितने भी कंसेप्ट हैं जीएस के और सी सेट के, उनको अच्छे से थॉरली रिवाइज करते रहना है. आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, सो बिलीव मी, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर इट. No one can stop you from clearing it. You have to believe in yourself. That is one of the most important thing. Okay? So with this, let's start with the concept of average and mixture. इस टॉपिक को करने के लिए हम सिर्फ ज़्यादातर एग्जाम्पल्स का ही यूज़ करेंगे और अभी इसके PYQ को थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि उससे पहले हमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट भी करने होंगे, क्योंकि इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चन नहीं आता. तो अब एवरेज और मिक्सचर की बात करते हैं. एवरेज कुछ नहीं है. एवरेज एक तरीका है कि हम कैसे किसी चीज़ की सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आपके पास समझ लीजिए 3 नंबर्स हैं, 2, 3 और 4, 3 नंबर हैं. तो इसमें सेंट्रल नंबर 3 है, तो इसकी एवरेज आप निकालते हो. जैसे कि आपकी एवरेज आती है 2. एवरेज निकालने का तरीका होता है कि जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1, 2 और 3, उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो. ठीक है, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर दो. तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 5 + 4 = डिवाइड बाई 3, 9 डिवाइड बाई 3. तो ये सेंट्रल में, तो इनकी जो ये एवरेज आई जो कि 3 है, वो सेंट्रल नंबर है 3. So average is nothing but the tendency of any value to move towards the center of the given values. That is your average. जैसे कि एवरेज का एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको. जैसे आप IPL चल रहा है या क्रिकेट मैच होते हैं, उसमें आपने देखा होगा रन रेट लिखा हुआ आता है. तो रन रेट कुछ नहीं है, वो एक एवरेज है. जैसे कि आपके फर्स्ट ओवर में कुछ रन पड़े, फिर सेकेंड ओवर में कुछ रन बने, फिर थर्ड ओवर में कुछ रन बने, फिर फोर्थ में बने. तो समय और नंबर ऑफ ओवर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4. तो हम रन रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो पहले ओवर में रन बने, जो सेकंड में बने, और थर्ड में और फोर्थ में, उन सबको रन्स को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ओवर से. तो आपका रन रेट आ जाएगा. तो वो कुछ नहीं है, वो एवरेज है. ठीक है. एवरेज का एक और मीनिंग है, जैसे कि एवरेज एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो आती है कि अगर जितनी भी क्वांटिटीज़ को यूज़ करके उस एवरेज को निकाला गया है, अगर इन क्वांटिटीज़ को हम ऐड करें 2, 3, 4, ये आपका बनेगा 9. और अगर हम उन क्वांटिटीज़ को तो उनका सम, जैसे कि जो क्वांटिटी जिनका एवरेज निकाला गया उनका सम करोगे आप, और जिन डिजिट्स का सम किया गया है अगर उनको एवरेज से रिप्लेस कर दो, 3 + 3 + 3 = 9. सो एवरेज के एक और मीनिंग ये भी हो सकता है कि एवरेज एक वो यूनिट है जिन ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकली है, उन ऑब्जर्वेशंस को हमेशा एवरेज से रिप्लेस किया जा सकता है. और अगर उनको ऐड करोगे तो जो रियल ऑब्जर्वेशंस का सम आया था, एवरेज का भी वही सम आएगा. ठीक है. अब आपको बता दिया गया एवरेज का फॉर्मूला, तो कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसको डिवाइड, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उसको ऐड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो. एवरेज जो है हमेशा जो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है उससे बड़ी होगी और सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन से छोटी होगी, यानी कि सेंटर में लाया करेगी. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल. जैसे इसमें ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5, इनको ऐड करो, 4 + 3 + 2, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है इसमें, 4, 1, 2, 3, 4. तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ गया 9 + 5, 14 डिवाइड बाई 4. इसकी एवरेज ये है. ठीक है. अब जो कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड होता है वो थोड़ा अलग होता है. जैसे कि हमने अभी पढ़ लिया है कि आपने देखा कि अगर ऑब्जर्वेशंस हमें दी हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हैं, तो नंबर ऑफ जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा. पर एवरेज स्पीड में ये नहीं होता. अगर दो स्पीड्स दी हैं S1 और S2, तो उसकी एवरेज स्पीड S1 + S2/2 नहीं होगी. उसकी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है. यानी कि अगर टोटल एक डिस्टेंस था D1, दूसरा D2 था, एक टाइम T1 था, दूसरा T2 था, तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि D1 + D2 अपॉन T1 + T2. ठीक है. इसको फर्दर आप लिख सकते हो, अगर दो स्पीड्स आपके पास S1 और S2 दी हुई है तो उसका एवरेज होगा 2 टाइम्स S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है. अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखते हैं. द स्पीड ऑफ अ कार फॉर 2 पार्ट्स ऑफ अ कंप्लीट जर्नी इज गिवन एज 20 km/h एंड 40 km/h रिस्पेक्टिवली. फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी. ठीक है. एक स्पीड S1 दी हुई है आपके पास 20 और आपके पास S2 दी हुई है 40. आपको एवरेज निकालनी है
एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 टाइम्स, वही पड़ा है फॉर्मूला S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू आपका 20 इंटू 40 अपॉन S1 प्लस S2 आपका आ जाएगा 20 प्लस 40, ओके। दिस इज योर this 2 into 800 upon 60, 0 से 0 is gone, 2 1 2 3, this is your 80/3 किलोमीटर पर आवर। पर अगर आप दूसरा हमने पढ़ा था अभी S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2 करके देखो, उससे क्या आंसर आता है 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 30 आ जाता है, जो कि गलत आंसर है। एवरेज स्पीड हमेशा होगी 2 टाइम्स S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये एवरेज का जो कंसेप्ट है ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही समझ आएगा। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, इन द क्रिकेट लीग एवरेज रन स्कोर्ड बाय दक्ष इन 10 इनिंग्स इज 50। एक दक्ष नाम का खिलाड़ी है, उसने 50 रन स्कोर करे 10 इनिंग में, ठीक है। आफ्टर 11 इनिंग्स हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 10 रन। व्हाट आर द रन स्कोर्ड बाय हिम इन 11 इनिंग्स, ठीक है। अब आपके पास पता ही है आपको कि एवरेज क्या है। एवरेज है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको ऐड करना, ठीक है, और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो हमारे पास इसमें टोटल रन दिए नहीं दिए, तो टोटल रन आएंगे इसमें ऊपर, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, टोटल इनिंग्स 10 है, ठीक है। एवरेज दी हुई है इसकी, हाँ दी है 50 दी है, ठीक है। इज इक्वल टू टोटल रन अपॉन 10। इज इट गिवन, दिस इज गिवन टू यू, इजंट इट। तो आपके जो टोटल रन है, टोटल रन वो क्या हो जाएगा 50 इंटू 100 10, सॉरी दिस इज योर 500। तो ये हो गए। अब अगला आगे कहता है 11 इनिंग्स के बाद हिज एवरेज इंक्रीजेज बाय 10 रन, ठीक है। 11 इनिंग्स के बाद एवरेज हो गई 50 प्लस 10 यानी कि 60 हो गई। तो अब टोटल रन, अब इसमें हुआ क्या है, व्हाट आर द रन स्कोर्ड बाय हिम इन 11 इनिंग्स, ठीक है। अब एक इनिंग बढ़ गई है तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन और बढ़ गया, तो अब हो जाएगा टोटल रन प्लस जो उसने रन स्कोर करे 11th इनिंग में, इसको x11 ले लो, समझ लो उस, और क्योंकि अब 11 इनिंग्स होगी तो 11 हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 60 इज इक्वल टू जो टोटल रन थे हमारे यानी कि 500 प्लस x11 जो 11th इनिंग में रन निकालने हैं वो प्लस 11 डिवाइड बाई 11। तो ये आपका हो गया 660 माइनस 500 इज इक्वल टू x11। तो जो इसने 11th इनिंग में रन बनाए वो थे आपके 110 रन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस करने से ज़्यादा समझ आता है। द एवरेज एज ऑफ अ जॉइंट फैमिली ऑफ 20 पीपल एंड अ ग्रैंड फादर इज 30 ईयर्स, ठीक है। जो एवरेज एज है ना 20 लोगों की फैमिली और एक ग्रैंड फादर की मिला के वो 30 साल है। मतलब कि जो एवरेज एज है वो आपकी 30 है, जिसमें कौन कौन है, फैमिली है, फैमिली की एज होगी और किसकी एज होगी, ग्रैंड फादर की, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20, फैमिली के लोग 20 हैं और ग्रैंड फादर 1 है। तो अब आपका हो गया 30 इज इक्वल टू जो पूरी फैमिली और ग्रैंड फादर की एज है, ठीक है, फैमिली प्लस ग्रैंड फादर बाय 21। तो फैमिली प्लस ग्रैंड फादर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये फैमिली प्लस ग्रैंड फादर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 630। अब कहता है आगे, इफ ग्रैंड फादर एक्सक्लूडेड द एवरेज एज इज रिड्यूस बाय 5, ठीक है। अब ग्रैंड फादर को हटा दिया तो एवरेज एज रिड्यूस हो गई 5 से, यानी कि एवरेज एज थी 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। फैमिली की जो एज प्लस ग्रैंड फादर की एज थी वो कितनी थी आपके पास, टोटल एज थी 630, ग्रैंड फादर की हट गई उसमें, तो GP को माइनस कर दो, अपॉन ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि 20 लोग बच्चे हट गया ग्रैंड फादर, तो हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 630 माइनस ग्रैंड फादर की एज। ये कह रहा है ग्रैंड फादर की एज, देन व्हाट इज़ द एज ऑफ ग्रैंड फादर, ठीक है। ग्रैंड फादर की एज इसने हटा दी यहाँ से। तो पहले क्या था कि टोटल एज ग्रैंड फादर और उसकी मिलाओगे तो 630 आती थी, तो ये टोटल 630 में से माइनस करो ग्रैंड फादर यहाँ पे और 20 आएगा क्योंकि ये ग्रैंड फादर चले गए हैं यहाँ से, हट गए हैं, ठीक है। तो आपके ग्रैंड फादर की एज आ जाएगी अब 630 माइनस आपका 500 जो आपकी आ जाएगी 130 ईयर्स, ओके। सो दिस इज योर 1 ऑप्शन ए, ठीक है। इन XYZ स्कूल द टॉपर ऑफ द क्लास हैज स्कोर्ड
90 मार्क्स, जो टॉपर है 90 मार्क्स स्कोर करे. फर्दर द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4 व्हेन द टॉपर इज रिप्लेस्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम द अनदर क्लास. व्हाट इज द मार्क्स ऑफ द न्यू स्टूडेंट. ठीक है, आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए 20 हैं. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है 20 मेरे पास. ठीक है, और ये कहता है इन XYZ स्कूल टॉपर ऑफ अ क्लास है स्कोर 90 मार्क्स. जो क्लास का टॉपर है उसने 90 मार्क्स स्कोर करें. एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास फर्दर द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय 4. मुझे पता नहीं एवरेज मार्क्स कितने, एक्स ले लेता हूँ. ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी नहीं पता सबके कितने हैं, तो उसको वाई ले लेता हूँ. टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए मेरे वाई, सबके मार्क्स हैं टोटल मार्क्स. ठीक है, और ये आपकी हो गई एवरेज उस स्टूडेंट को इंक्लूड करके. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर उसको हटा दो टॉपर को, ठीक है, टॉपर को हटा दे तो एवरेज जो है 4 से रिड्यूस हो जा रही है. ठीक है, तो x-4 हो गया, और टोटल मार्क्स थे आपके ये y, और एवरेज मतलब उसको हटा दिया हमने टॉपर को, तो उसके 90 नंबर थे, वो 90 भी माइनस हो जाएंगे इसमें से. और एक दूसरे स्टूडेंट को ऐड कर दिया, तो उसके मार्क्स ले लो XS, और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 20 ही रहेंगे क्योंकि टॉपर हटा और वो आ गया, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, वो 20 ही रहा. यहाँ से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है. x-4 इज इक्वल टू योर 20y माइनस 90 प्लस एक्सेस जो है वो उस बंदे के मार्क्स हैं जिसको ऐड किया गया, जो जिस चाइल्ड को ऐड किया है वो उसके मार्क्स हैं. तो वे 20 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हो जाएगा आपका ये इंटू 20 टोटल से. ठीक है, तो हो जाएगा 20x माइनस 4 टू द 80 इज इक्वल टू 20y माइनस 90 प्लस XS. ठीक है, अभी 20x होगा, ये 20y नहीं 20x, y की वैल्यू 20x है, तो 20x से कैंसिल हो गया आपका यहाँ पर. तो आपका ये जो XS है यानी कि उस बच्चे के मार्क्स आ गए 90 माइनस 80, जो कि आपके हो गए 10 मार्क्स. ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ए, यहाँ पर ए आंसर हो गया. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. While traveling from Delhi to Prayagraj, Rahul travels half of the journey at 50 km/h. ठीक है, remaining half by auto and rest by cycle at 10. What is the average speed of Rahul? ठीक है, ये कह रहा है कि राहुल दिल्ली से प्रयागराज गया, आधा डिस्टेंस उसने ट्रेन में ट्रैवल किया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और जो अगला आधा बच गया उसमें what he does is कि उसने 30 किलोमीटर पर आवर से आधा किया बचा हुआ, फिर और आधा किया 10 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है. मेरे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखो कि ये डिस्टेंस है मेरा x. ठीक है, जो दिल्ली टू प्रयागराज है. अब इसमें से x/2 वो ट्रैवल कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, फिर इस जो बचा हुआ ये x/2 है, इसमें से इसका इस x/2 का भी आधा यानी कि x/4 और ये x/4. एक x/4 को 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, दूसरे को कर रहा है 10 से. ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं पता, इसका भी टाइम नहीं पता और इसका भी टाइम नहीं पता. मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, पर तो मुझे टाइम चाहिए होगा क्योंकि एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो इस वाले टाइम को मैं T1 मान लेता हूँ, इस ड्यूरेशन को. जिसमें 30 से ट्रैवल किया उसको T2 मान लेता हूँ, जिसमें 10 से ट्रैवल किया उसको T3 मान लेता हूँ. ठीक है, अब एक चीज़ मेरे को पता है कि स्पीड जो होती है वो आपके पास है डिस्टेंस अपॉन टाइम. isn't it? Speed is equal to distance upon time. So what we'll do here is we know the speed of the first session, that is 50 km/h. Distance we know is x/2 into ये T1 जो आपका आएगा. ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ that your T1 is equal to x divided by your 50 into 2, that is your x/100, isn't it? Similarly, for this next session, 30 is equal to your speed and your distance is x/4 and your time is T2. So similarly here T2 would be your x upon 120. Getting? Now for the next session, the speed is 10 km/h and your distance is x/4. Okay, and your time is T3. So here your time T3 would be equal to x/40, isn't it? Now total distance between Delhi to Prayagraj, I have taken it as is equal to x. Here x. Okay, so the average speed is equal to total distance traveled
अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम जो टोटल दिया गया है वो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस था हमारे पास x और टोटल टाइम ट्रेवल है t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, इसका मतलब x अपॉन में x बाय 100, t1 t2 t3 की वैल्यू डालो, x बाय 120 प्लस x बाय आपका 40। अब यहाँ कुछ नहीं करना, आपको यहाँ x ले लो और जो भी कॉमन निकलता है x कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आप कॉमन निकाल सकते हो 20 को, 20 कॉमन निकालोगे आएगा 1/5 प्लस आपका यहाँ आएगा ये 1/6 प्लस आपका 1/2, ठीक है। अब आपको इनका एलसीएम, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और इस 20 को ऊपर डाल सकते हैं, ऐसे जब लिखा होता है इस 20 को यहाँ डाल सकते हो, तो आपका ये आ जाएगा 20 ऊपर में, और इसका एलसीएम 5, 6 और 2 का एलसीएम निकाल लो, आप क्या आता है यहाँ निकाल लो। वैसे आप सबको आना चाहिए एलसीएम निकालना, फिर भी देख लेते हैं। 5 6 एंड 2 2 5 3 1 3 5 1 and this 1 and 5 and 1, this 3 6 and 5 30, so your LCM would be 30. So this will be 30. To make this one as 30, we'll multiply it by 6, so this is 6 plus, to make it 30 we'll multiply it by 5, so this is 5, and to make it 30 we'll do it by 15, so it is your, अब ये 30 ऊपर चले जाएगा यहाँ पर, so 20 into 30 अपॉन आपका ये आ जाएगा 26, जो आपका है ये आपका बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप देखोगे इसको तो दिस इज योर 3 2 600 अपॉन 26, सो दिस वुड बी योर, आप इसको लिख सकते हो 13, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 300, ठीक है। 2 3 6 बाय 13 2 26, तो 300 बाय 13 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। कंसेप्ट आता है मिक्सचर का। मिक्सचर का मतलब है कि हमें कुछ क्वांटिटीज़ दी हैं, हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को आपस में मिक्स कर दिया गया, जो तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास आई, उसमें जो वो दोनों क्वांटिटीज थी उसका रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास यू हैव अ कैन ऑफ मिल्क एंड इन दैट कैन यू हैव सम 10 liters of milk, let's say, and 2 liters of water is added to it, and then you have another can in which you have 15 liters of milk and 3 liters of water is added to it. Now all the mixture in this can, both these cans is mixed together. Now हमसे वो पूछेगा कि जो नया कैन में जो मिक्सचर बना उसमें मिल्क और वाटर का क्या परसेंटेज रहा, तो ये मिक्सचर बन गया, ठीक है। मिक्सचर में एक कंसेप्ट यूज होता है वेटेड एवरेज का, जैसे कि अभी तक तो हमने एवरेज पढ़ी, तो जब हमें ये मिक्सचर दे रहा है दूध का, तो उसमें हमें एक तरीके से एवरेज दे रहा है कि इस दूध के अंदर इतना परसेंटेज पानी है, इतना परसेंटेज मिल्क है, तो ये उसकी एवरेज बता रहा है कि इसमें इतना एवरेज ऑफ मिल्क है, इतना एवरेज ऑफ पानी है, और दूसरे में इतना है, तो हमें तीसरे का पता लगाना है, तो उसमें वेटेज एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं। इसमें ये होता है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की एवरेज दी होगी, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उन ऑब्जर्वेशंस के थे, जैसे कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन का एवरेज था तो वो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो यहाँ पर आएंगी, तो वेटेड एवरेज हो जाएगा n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 a3 an अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है, व्हेन 2 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ थर्ड एलिमेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्रुप 1 में समझ लीजिए एवरेज एलिमेंट a1 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n1 है, ग्रुप 2 में इतने हैं, तो वेटेड एवरेज हो जाएगा n1 a1 प्लस n2 a2 अपॉन में n1 प्लस a2, तो ये यहाँ पर चले जाएगा। तो आप रेशियो निकाल सकते हो, जो नया ग्रुप बना है उसमें दोनों एलिमेंट्स का कितना रेशियो होगा, वो होगा a2 माइनस aw, यानी कि वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज माइनस a1। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल से ही समझ आ पाएगा आपको, आप फॉर्मूले पे ज़्यादा ना जाएं, इसमें बस बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करें। जैसे ये कह रहा है कि एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, ठीक है। अब मैंने देखा था अभी कि AW मेरे पास बनता है आपका n1 इंटू a1 प्लस n2 इंटू a2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, ये बनता है आपके पास।
अब एक चीज़ को देखो, आपके पास n1 है, मतलब कि क्वांटिटी एलिमेंट की वो कितनी है नंबर, तो वो 2 है, और क्वांटिटी कितनी है 5 रुपीज़ पर केजी, और ये नेक्स्ट में क्वांटिटी है 4 और इसका है 10 रुपीज़ पर केजी, और ये हो गया 2 + 4, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा 10 + 40 अपॉन में 6, ये आएगा 50/6। तो आपका जो इसका एवरेज प्राइस आएगा ना मिक्सचर का, वो आ जाएगा 50/6 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब कुछ नहीं, इसको ज़्यादा समझने के लिए हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा। बिना एग्जाम्पल्स के इन कंसेप्ट को करना थोड़ा सा जो है समझना थोड़ा वो टफर साइड पे चले जाता है वो। तो हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एनी वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी वेरी ईजियर मैनर। और अब क्वेश्चंस को समझते हैं। अ मिल्कमैन इन हिज 2 कंसाइनमेंट mixes 20% of water in 40 liters consignment and 30% of water in 60 liters of consignment. If he mixes both these, what is the percentage of water in the final mixture? इसको समझने से पहले एक चीज़ देखो, अगर किसी का भी परसेंटेज दिया है आपको, जैसे समझ लीजिए मेरे को दिया x का 20% दिया है मुझे, तो मुझे निकालना है वो कितना बन सकता है। तो मैं कुछ नहीं करता, इसमें x को लेता हूँ पहले और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ कि जितना उसका परसेंट दिया है, मतलब कि 20 से, और ये परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है, तो ये कैंसिल, ये हो गया 5। तो x का 20% हो जाता है x/5। तो इस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। ये एक इलस्ट्रेशन के लिए आपको बताया गया था ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी तक हमने परसेंटेज के बारे में नहीं पढ़ा है। पर मैं आपको पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, मिक्सचर्स होते हैं तभी हो पाता है ये। तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A milkman is 2 consignment mixes 20% of water in 40 liters consignment। 2 कंसाइनमेंट है इसके पास, ठीक है। एक 40 लीटर का जिसमें 20% पानी है, दूसरा 60 लीटर का जिसमें 30% पानी है। इफ़ ही मिक्सेस बोथ दिस कंसाइनमेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल कंसाइनमेंट। अब अगर मैं 40 वाले में से पानी निकाल लूँ और 60 वाले का पानी निकाल लूँ, टोटल कंसाइनमेंट की वॉल्यूम है 40 + 60 यानी कि 100 लीटर। तो मेरे पास आ जाएगा दोनों का पानी निकालने से कि 100 लीटर में कितना पानी आया। तो उसको जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज निकल जाएगी। अगर किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है आपको, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो पहले वाले कंसाइनमेंट की बात करते हैं। ये 40 लीटर का था, इसमें 20% आपका वाटर है, तो इसका अब हमें निकालना है कितना वाटर है। तो ये आपका आ जाएगा, ये गया और ये यहाँ से कैंसिल, ये आपका आ गया 8 लीटर। तो इसमें 8 लीटर ऑफ वाटर हो गया। अब सेकंड कंसाइनमेंट है, ये आपका 60 लीटर का था और इसमें 30% वाटर है, तो ये आपका कटेगा यहाँ से, ये चले जाएगा, ये आपका 18 लीटर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब टोटल कंसाइनमेंट कितना है, 60 + 40 इज इक्वल टू 100 लीटर। अब मैंने निकाल लिया कि 100 लीटर में कितना टोटल वाटर है, 8 + 18 यानी कि 18 लीटर, वो दिस मच ऑफ लीटर्स। तो अगर मुझे अब बताना है कि 100 लीटर में कितना पानी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 + 18/100 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने अभी बताया कि अब किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। तो 8 + 18 = 26। तो ये 26% आएगा आपका, कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें 26% ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ आएंगे, एग्जाम्पल करते जाइए, बहुत आसान है। अब ये अगला कह रहा है, रमन सोल्ड 40% ऑफ हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट एंड अर्न 30% प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ हिज गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता रमन के पास कितने गुड हैं, मैं समझ लेता हूँ रमन के पास समझ लीजिए 100 गुड्स थे। तो अभी मैंने सिखाया था अगर कोई भी चीज़ दी है तो उसके कितने परसेंटेज पे कितना निकल रहा है, उसके लिए क्या करोगे आप, 100 को परसेंटेज कितनी है वो ऊपर 40 है, तो 40/100, क्योंकि 40% गुड बेचे उसने 20% पे, तो पहले उसकी बात करते हैं। 100 से 100 कैंसिल, तो इसके 40 गुड्स बेचे इसने आपके 20% पे, ठीक है। अब मेरे पास 100 से टोटल नंबर ऑफ गुड्स, अब इसने कहा कि जब 40 बिक गए उसमें तो बचे कितने 60, 40 बिक गए 100 में से, तो बचे कितने 60, तो बचे हुए 60 इसने बेचे 30% प्रॉफिट पे, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि एक गुड की जो कॉस्ट है, जितने रुपए का वो खरीद रहा है वो 1 रुपीज़ है, हम 1 रुपीज़ मान लेते हैं कि जितने रुपए में वो गुड, एक गुड को खरीद रहा है वो 1 रुपीज़ है। तो 100 गुड के कितने हो गए 100 रुपीज़,
40 गुड्स के हो गए 40 रुपीज़ और 60 गुड्स के हो गए 60 रुपीज़। अब देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कब होगा प्रॉफिट, जब आप कोई सामान लाए हो, व्हेन यू हैव बॉट समथिंग फ्रॉम द मार्केट एंड द प्राइस एट विच यू हैव सोल्ड इट, जितने रुपए में आप लाए आपने उससे महंगा बेच दिया उसे, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने जिसमें में बेचा, जो बेचने वाले प्राइस को कहते हैं हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, और जितने में आपने मार्केट से वो प्रोडक्ट खरीदा था उसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। तो जब एसपी आपका जो है सेलिंग प्राइस, जितने में आप बेच रहे हो उसे, वो जितने में आप लाए थे वो ज़्यादा है उससे, तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रॉफिट किसी चीज़ में से आएगा तो वो किस में से आता है, कॉस्ट प्राइस में से, कितने रुपए का आप लाए, ठीक है, तो ये आपको आ जाता है पूरा प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज होती है अगर आप इसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी चीज़ का प्रॉफिट निकालने के लिए आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, यानी कि 20/100, ठीक है, और मुझे सेलिंग प्राइस नहीं पता पहले वाले केस में कितना है, तो मैं उसको y मान लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पता है, हाँ पता है, मैंने बताया कि एक गुड़ में 1 रुपये का लाया, तो 40 गुड़ कितने के लाऊंगा, 40 के, और लाया तो 40 था ये, तो इसके आप कर सकते हो 1/5 से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका y हो जाएगा यहाँ पर 48 रुपीज़, ठीक है, y कितना हो जाएगा आपका 48 यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस जिसमें आपने 40 गुड्स बेचे 20% प्रॉफिट पे। अब सेकंड केस की बात करते हैं हम यहाँ। सेकंड केस में क्या था, प्रॉफिट है 30%, यानी कि 30/100। अब वो कितने में बेचा एक गुड मुझे नहीं पता वो, तो मैं उसको x मानता हूँ, उसके सेलिंग प्राइस को। कॉस्ट प्राइस पता है, एक गुड का 1 रुपीज़ और 60 का 60 होगा बाय 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, दिस तो ये आपका बनता है, ये बनेगा 18 = x - 60, तो आपका यहाँ x हो जाएगा 78, ओके। सो इसका आया ये। सो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास, टोटल एसपी दोनों 40 और 60 गुड्स का, 40 गुड्स का 48 हो गया सेलिंग प्राइस, और इन वाले गुड्स का हो गया 78। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया मेरे पास आपका 126 रुपीज़। अब टोटल कितने रुपए में खरीदा मैं, टोटल 100 गुड्स थे, खरीदे कितने में, तो फिर 1 रुपये में खरीदे, 100 में खरीदे, तो अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज टोटल का। तो मैं क्या करूँगा, वही एसपी बताऊँगा। पहले एसपी मेरे को पता है क्या है, एसपी मेरा था क्या 126 रुपीज़ टोटल, और ये था 100 डिवाइडेड बाय 100, और मैंने आपको बताया कि अगर किसी का प्रॉफिट किसी का ही परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से 100 गॉन, तो दिस इज़ योर 26, सो 26%। तो इसका आंसर आएगा आपका 26%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है अ मैराथन रनर रैन फॉर 40 मिनट्स, ठीक है, एट 20 km/h एंड एट 30 km/h फॉर 60 मिनट, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन। हम मान लेते हैं जब ये 40 मिनट्स चला तो इसने d1 डिस्टेंस कवर किया और स्पीड थी इसकी 20 km/h, ठीक है। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टी है, तो इसका टाइम हमें पता ही है 40 है यहाँ पे, तो अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आपका स्पीड है 20, आपका डिस्टेंस है d1, टाइम आपको पता नहीं, तो आप इसको 40 है और हमें आवर्स में चाहिए क्योंकि सब कुछ आवर्स में है यहाँ पर, तो हम इसको मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी आर वाली टर्म को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 60 से, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 यहाँ पर, ठीक है, 2/3 आ जाएगा ये आपका, ओके। दिस इज योर 2/3, गेटिंग। सो नाउ इफ यू विल try to solve it further, then this goes here and it becomes your d1 becomes your 40/3, okay। now अब दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं। दूसरे सेगमेंट में क्या हो रहा है कि लेट्स से डिस्टेंस इज d2 एंड इट टेक्स 60 मिनट्स और स्पीड उसकी है 30 km/h। तो आपको पता ही है स्पीड = डिस्टेंस d2 अपॉन टाइम टेकन है 60/60 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट्स है तो आर में कन्वर्ट करेंगे 60 से करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो d2 आपका आ जाएगा 30 सीधा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सो दैट वुड बी योर d1 +
D2 upon total time. Total time is your 40 minutes plus 60 minutes. That is your 40 by 60 plus 60 by 60. Okay. So D1 is your 40 by 3. We are given, and this is your 30. Okay. And this is your, we cancel it out and becomes 2 by 3 and it becomes 1. So it is 2 by 3 plus 1. अब मुझे इनका एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 3 आएगा, तो ऊपर तो ये 40, तो क्योंकि इसका तो 3 है ही, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, प्लस आपका 90 बाई 3, और अब इसको 3 बनाना है तो इसको ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 + 3 बाई 3. 3 and 3 gets cancel out, so you have this 130 divided by 5, that is your 26 kilometers per hour. So average speed is 26 kilometers per hour. This is your answer number A. Okay. Now let's move on to another question. Okay, this question is a bit of a ratio proportion question, but if you will just solve it in the terms of just using your brain, then you can easily solve it. It's not that a tough question, so let's try to solve it. Okay, so a container of milk has 40 liter of milk. ठीक है, 4 liter of milk is sold from it. 40 लीटर ऑफ मिल्क था, 4 लीटर बिक गया, एंड इज रिप्लेस बाय वाटर. क्या हुआ, जो 4 लीटर बेका मिल्क उसको पानी से रिप्लेस कर दिया, मतलब 36 लीटर ऑफ मिल्क था, उसमें 4 लीटर पानी ऐड कर दिया. ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स. ये प्रोसेस 3 बार करी गई, कि मतलब दूध निकाल लिया गया, पानी डाल दिया गया, फिर दूध निकाल लिया गया, फिर पानी डाल दिया गया. देन व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर. ठीक है, अब ये पता लगाना है कि 3 ऐसी चीज़ों के बाद कितना मिल्क हमारे पास इस कंटेनर में बच जा रहा है. तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कि सबसे पहले मेरे पास 40 लीटर्स ऑफ मिल्क था. ठीक है, अब इसमें से मेरा माइनस हो गया 4. ठीक है, तो मेरे पास बचा 36 लीटर्स. इसमें मेरे ऐड कर दिया गया 4 लीटर्स ऑफ वाटर. ठीक है, अब देखो 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया तो वापस 40 बन जाता है ये. पर एक चीज़ होती है कि रेशो है. रेशो कितना है, अगर पूरे 40 लीटर्स के अंदर आप चेक करोगे, ये पूरा 40 लीटर बन रहा है, जो 40 लीटर अब बना नया 40 लीटर आया, उसमें मिल्क आपका 36 लीटर है. पहले वाले में तो 40 लीटर पूरा मिल्क था. इस वाले में जो निकालने के बाद आया उसमें मिल्क आपका 36 लीटर है और वाटर 4 लीटर है. ठीक है, तो इसका मतलब मिल्क और वाटर का रेशो निकालते हैं. रेशो का मतलब है कि जैसे मिल्क और वाटर का रेशो निकालना है तो आप ऊपर मिल्क को लिख दो और उसको डिवाइड कर दो वाटर से. तो अगर वाटर के 4 पार्ट्स आ रहे हैं तो मिल्क के 36 पार्ट्स आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अगर वाटर का 1 पार्ट आएगा तो मिल्क के 9 पार्ट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो वाटर का अगर 4 पार्ट से मिल्क के 36 पार्ट्स से, अगर वाटर का 1 पार्ट है तो मिल्क का 9 पार्ट हो गया, तो 9:1. ठीक है, सो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये मेरे पास 40 लीटर ऑफ मिक्सचर है, उसमें अगर 1 पार्ट मिल्क का है तो 9 पार्ट्स कितने हैं, वो 1 पार्ट अगर वाटर का है तो 9 पार्ट्स मिल्क के हैं. ठीक है, यानी कि 36 मिल्क है और 4 लीटर ऑफ वाटर है. अब ये कहता है इस 40 में से फिर से 4 लीटर्स निकाला गया. ठीक है, तो अब मेरे पास ये पता है जो ये 40 लीटर्स जो मिक्सचर था उसमें 1 पार्ट तो आपका वाटर था, तो 9 पार्ट आपके क्या थे, मिल्क के. तो जो ये 4 लीटर निकाला जाएगा फिर से, इसमें भी क्या होगा, 1 पार्ट मिल्क होगा और 1 पार्ट होगा वाटर आपका. ठीक है, तो मिल्क निकालते हैं. इसमें इसका कितना निकला, इसका आप मिल्क निकालोगे तो आपका आएगा 9 × 0.4 = 3.6 लीटर. और आप वाटर निकालोगे तो वाटर के 1 पार्ट है, तो 1 × 0.4, ये हो गया आपका 0.4 लीटर इसका मतलब. ठीक है, तो आपका 3.6 लीटर मिल्क निकल गया. तो अब मिल्क कितना बचा, मिल्क. अब मेरे पास पहले मिल्क 36 था, क्योंकि ऊपर में से जो 40 लीटर उसमें 4 लीटर निकाले, 36 बचा था. तो अब मिल्क कितना बचा, 36 माइनस 3.6 जो अब मिल्क बचेगा, तो इसका आपका आ जाएगा 32.6 लीटर. ठीक है, और वाटर कितना बचा, जैसे 4 लीटर वाटर था उसमें से निकाल लिया गया 0.4 लीटर्स ऑफ वाटर, तो वाटर बचा आपका 3.6 लीटर. ठीक है, अब जो ये मिक्सचर नया आया है इसके अंदर 32.6 लीटर तो मिल्क है प्लस 3.6 लीटर आपका वाटर बचा हुआ है. अब इसमें फिर से आपने 4 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया. ठीक है, तो इस मिक्सचर के अंदर
32.6 लीटर तो मिल्क अभी भी है, और 4 लीटर वाटर ऐड हुआ है, तो 7.6 लीटर ऑफ वाटर है अब इसके अंदर। तो अब जो है मिल्क टू वाटर का रेशो निकालेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 32.6 अपॉन 7.6। तो जितने भी अगर पॉइंट के बाद डेसिमल है, अगर सेम पॉइंट की वजह से इसमें 1 पॉइंट के बाद तो दोनों डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपका रेशो आ जाएगा 81/19 अगर आप डिवाइड करोगे तो अब मिल्क इस टू वाटर का रेशो है 81:19। अगर 19 पार्ट्स ऑफ वाटर हैं तो 18 पार्ट ऑफ मिल्क है। अब फिर से क्या हो रहा है कि अब फिर से जो है 4 लीटर ऑफ, तीसरी बार हो रहा है अब ये, तीसरी बार, थर्ड टाइम में आपने फिर से निकाल लिया, आपने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 लीटर्स को। जो ये मिक्सचर था, ये जो मिक्सचर था 32.6 लीटर मिल्क का और 7.6 लीटर वाटर का, इसमें से आपने फिर से 4 लीटर निकाल लिया। तो जब आपने 4 लीटर निकाला जो ये वाला, तो इसके अंदर रेशो जो है वो क्या होगा, मिल्क के पार्ट होंगे इसमें 81 और इसके पार्ट होंगे 19 वाटर के। तो मिल्क के पार्ट्स आ जाएंगे आपके कितने, 4.481, तो ये आपका आ जाएगा 32, यानी कि 3.2 लीटर। ठीक है, 0.81 आएगा ये, यानी कि 3.2 लीटर। तो 3.2 लीटर मिल्क निकल चुका है। और मिल्क वैसे कितना था उसमें, पहले 32.6 लीटर था। जब 4 लीटर विड्रॉ किया तो 3.24 लीटर मिल्क निकल गया। तो इसमें से माइनस कर देंगे इसे 3.24 लीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, ये आपका आ गया यहाँ पे 5, और ये आपका आ गया 10, ये आपका आ गया 6, रुको 81 × 4 32.4। ठीक है, तो ये 5 में से 3 बचा, ये आपका आ जाएगा 2, और 12 में से आप 3 9, तो 29 पॉइंट समथिंग मिल्क आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग लीटर ऑफ मिल्क आपका यहाँ बच जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। सो विद दिस वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एंड मिक्सचर। अभी इसी टाइप के और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे परसेंटेज और आपका रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस वाले कंसेप्ट, और उसके बाद PYQs करेंगे, क्योंकि PYQs इन सबका कॉम्बिनेशन बनकर आता है। सो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, वीडियोस को देखें, उसके बाद इनके अंदर इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करें, फिर PYQ को सॉल्व करें, फिर जो टेस्ट मिलता है उसको सॉल्व करें। जो टेस्ट असाइनमेंट नंबर 7 आपको दिया गया था उसका वीडियो आपको जो है जल्द ही अपलोड हो जाएगा आपके पास। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे ही GS में भी करें कि GS में 15 ईयर के जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स आ रखे हैं उनको उठा लें, उसमें से हर सब्जेक्ट के देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं थीम्स, उन क्वेश्चंस को आप देख लें कौन सी थीम रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में बार बार मनी बिल, आपका फंडामेंटल राइट DPSP रिपीट होता है, तो उसको बार बार पढ़ो। जैसे कि आप इकोनॉमिक में मनी रिपीट होता है, बैंकिंग रिपीट होता है, ठीक है, और आपका शेयर मार्केट रिपीट होता है, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपीट होता है इकोनॉमिक्स में, तो उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, एनवायरनमेंट में आपके एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रिपीट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिपीट होती हैं। साइंस एंड टेक में आपका 3 पेरेंट बेबी और आपका जीन थेरेपी, वैक्सीन, ये रिपीट होते हैं, तो इनको फिर से पढ़ें। तो आप पुराने क्वेश्चंस देखें 20 से 15 साल के, उसमें से टॉपिक्स निकाल के उन टॉपिक्स को जॉट डाउन कर लो और उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो। उनको पढ़ने के साथ साथ करंट अफेयर में चेक करो, मैगजीन उठा के कोई भी, कि उस टॉपिक जो आपने अपनी थीम बनाई PYQ से, उस थीम के हिसाब से कोई उस रेलेवेंस में अगर टॉपिक पूछा गया, जैसे कि साइंस एंड टेक में बायोटेक्नोलॉजी होता है, तो जैसे कि mRNA टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी वाली है, जेनेटिक एडिटिंग है, या फिर जीन एडिटिंग वाला कोई भी नया कंसेप्ट अगर उसके अंदर आ रहा है तो करंट अफेयर से वहाँ से पढ़ो, तो उसी से क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक प्लस करंट को मिक्स करके बना देते हैं वो, कभी कभी सिर्फ करंट को उठा के बना देते हैं। तो आप अगर उन थीम्स को करंट अफेयर से लिंक करके अपनी पढ़ाई करोगे तो
तो आपका 100% GS भी कवर हो जाएगा। CSET हम यही करा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो मैंने खुद PYQ की थीम्स निकाली हुई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। आप उसको रेफर करके अपनी स्टडी को थोड़ा सा और कॉन्क्रीट बना सकते हैं। उन थीम्स को आप पढ़ें स्टैटिक में, इंटरनेट से पढ़ लें या फिर स्टैटिक बुक्स से पढ़ लें, और उन थीम्स को जो है फिर करंट अफेयर से रिलेट करके और एलैबोरेटली कर लें, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सो कीप वर्किंग हार्ड, बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।